एंड जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू योर ओन चैनल सर तरुण पानी। और हम स्टार्ट कर चुके हैं एमसीक्यू की सीरीज। हम आपके से ढेर सारे एमसीक्यूज ला रहे हैं हर एक सब्जेक्ट की। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपको किसी चैप्टर का कंसेप्ट पूरा क्लियर है तो एक बार इस एमसीक्यू को जरूर लगाइए ताकि आप श्योर हो पाएं कि आपका कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं है। जी, इस बार आपके बोर्ड के पेपर में 15 मार्क्स के एमसीक्यूज कंपल्सरली आने वाले हैं, तो हो जाइए तैयार। हाँ, चेक करने के लिए आप कर सकते हैं। आप चैप्टर के नाम में, जी, अगर चैप्टर का नाम है लेट्स से सॉइल रिसोर्सेज, आप लिखिए एमसीक्यू ऑन सॉइल रिसोर्सेज बाय सर तरुण रूपानी। सर्च कर डालिए गूगल में और या तो प्ले स्टोर में सर तरुण रूपानी ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए और उस पर ढेर सारे फ्री में एमसीक्यू टेस्ट सीरीज चेक करिए। तो स्टार्ट करते हैं सिविक्स का चैप्टर प्रेसिडेंट एंड दी वाइस प्रेसिडेंट। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे ऑलरेडी आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्वालिफिकेशन? कौन सा क्वालिफिकेशन नहीं है? कीवर्ड को हमेशा अंडरलाइन करो। तो आपसे क्वालिफिकेशन जो नहीं है वो पूछा जा रहा है प्रेसिडेंट का। तो 35 ईयर की एज होनी चाहिए, ये तो क्वालिफिकेशन है। आपसे पूछा है कौन क्वालिफिकेशन नहीं है? अ सिटीजन ऑफ एनी नेशन। जी, एनी नेशन नहीं, इंडिया होना चाहिए। क्यों? किसी और देश के सिटीजन को क्या हम अपने देश का प्रेसिडेंट बनने देंगे? जवाब है नहीं। तो आपका आंसर तो यही होना चाहिए। आगे दोनों को अब मुझे लगता है पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। जब आप बहुत श्योर होते हैं अपने आंसर के लिए तो आप वहां पर अपना टाइम सेव कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड थ्रू। कैसे इलेक्ट होता है प्रेसिडेंट? हाँ, मेथड पूछ रहा है। क्या सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से होता है? जी हाँ, वोट सिंगल होता है और ट्रांसफरेबल भी होता है। मतलब एक आदमी एक वोट देता है और उसका वोट ट्रांसफर हो जाता है किसको? फर्स्ट प्रेफरेंस वाले व्यक्ति के पास। हाँ, और क्या होता है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है। हाँ, बेस्ड ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन के, आबादी के बेस पे होता है ये। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन भी होता है। हाँ, दोनों होता है। इसका मतलब आपका आंसर क्या होना चाहिए? ए एंड बी बोथ। अगर आपने भी सी मार्क कर दिया है तो यू आर एब्सोल्युटली राइट। नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ। कॉलेज होता है क्या जहाँ पे पढ़ाई होती है? नहीं नहीं, ये कोई पढ़ाई वाला कॉलेज नहीं है। ये बस एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर क्या होने वाला है? प्रेसिडेंट का और इवन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस भी होते हैं। हाँ, दोनों के इलेक्टोरल कॉलेज थोड़े से अंतर होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होता है? क्या इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा होते हैं, या इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज होते हैं? क्या कहते हैं? अगर आपका जवाब भी है डी, ऑल ऑफ द अबव, तो आपका जवाब भी सही है। इसका मतलब है तीनों के, लोकसभा के, राज्यसभा के और स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबलीज के। सर, लेजिस्लेटिव असेंबलीज क्या होती हैं? विधानसभा। हर स्टेट में जो स्टेट के लोग इलेक्ट करते हैं अपने एमएलएस को, हाँ, लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर को, उन्हें उनका होना भी जरूरी है। तो ये तीनों ही इलेक्टेड मेंबर्स होने चाहिए, नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं अलाउड है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, आफ्टर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द इलेक्टोरल कॉलेज। तो इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है? जब प्रेसिडेंट को उन्होंने अपॉइंट कर दिया, उसका क्या करेंगे? क्या उसमें पढ़ाने लगेंगे, क्लासेस चलाने लगेंगे? जवाब है नहीं। क्या होगा? क्या वो फिर नए प्रेसिडेंट का नाम चूज कर देगा एडवांस में ही? क्या वो फिर वाइस प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन करने लगेगा? हाँ, मुझे लगता है आप बहुत सारे लोग कहेंगे सर ऑप्शन बी, कि वो वाइस प्रेसिडेंट को भी चूज कर लेगा। पर मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन एक साथ हो। दोनों का, हाँ, टेन्योर तो 5 साल है बट टाइम पीरियड अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो क्या होगा? तो होना चाहिए इलेक्टोरल, हाँ, इलेक्टोरल कॉलेज गेट डिसॉल्व्ड। ठीक है, ये कॉलेज डिसॉल्व हो जाता है, अर्थात ये कॉलेज अब अगली जब मीटिंग होगी, हाँ, अगले अपॉइंटमेंट के लिए फिर से इसको फ्रेम कर दिया जाएगा। तो आंसर होना चाहिए सी। बहुत कम ही स्टूडेंट्स ने सी लिखा होगा, मुझे पूरा यकीन है। और मैं ये भी जानना चाहता हूं आप में से कितने, हाँ, फुल या कितना स्कोर कर रहे हैं।
आप मेरे आंसर के साथ अपने आंसर्स को टैली करते जाइए और लास्ट में मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपके 20 में से कितने आंसर्स सही हैं। चलिए देखते हैं आप में से कितने लोग 20 में से 20 पाते हैं। द नेम ऑफ द प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट मस्ट बी प्रपोज्ड बाय। याद रखिएगा, अगर कोई व्यक्ति प्रेसिडेंट के रूप में खड़ा होना चाहता है कि मैं देश का राष्ट्रपति बनना चाहता हूं, तो उसका नाम कुछ कुछ पार्लियामेंट के मेंबर्स प्रपोज करते हैं। हाँ, उसका नाम का प्रपोजल कितने मेंबर देंगे? 20 मेंबर? जवाब है नहीं। 30 मेंबर? नहीं। 10 मेंबर? नहीं। कितने मेंबर की जरूरत पड़ती है प्रपोजल देने के लिए? 50 मेंबर्स की। ऑप्शन डी का मतलब है 50 मेंबर पार्लियामेंट के जब प्रपोजल देंगे तभी कोई व्यक्ति प्रेसिडेंट के पद के लिए। इसीलिए ऐसा क्यों रखा गया है, कभी सोचा है आपने? ऐसे तो कोई भी आदमी आएगा कहेगा मुझे प्रेसिडेंट बनना है देश का, कोई भी आलू चालू आएगा कहेगा मुझे देश का राष्ट्रपति बनना है, मुझे चुनाव में खड़ा होना है। नहीं नहीं, 50 मेंबर जब उसके नाम का प्रपोजल देंगे तभी तो हो पाएगा। समझ गए ना? इतने मेंबर होंगे देने वाले अगर नाम का प्रपोजल, तो जरूर कोई व्यक्ति अच्छा खासा नॉलेज रखता होगा राजनीति का। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन हैज बीन इंक्लूडेड? ऐसा कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसको इंक्लूड किया गया है इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट के लिए, ताकि प्रेसिडेंट कौन बन जाए? प्रेसिडेंट चॉइस ऑफ द नेशन बन जाए। भारत का राष्ट्रपति पूरे भारत को रिप्रेजेंट करे, ऐसा क्या जोड़ दिया गया है? क्या लोकसभा को जोड़ दिया गया इसलिए? क्या राज्यसभा को जोड़ दिया गया इसलिए? या लेजिस्लेटिव असेंबली को, जिसको हम विधानसभा भी बोलते हैं, इसके ऐड करने से? जवाब है लेजिस्लेटिव असेंबलीज को जोड़ने। हाँ, लेजिस्लेटिव असेंबली हर स्टेट में है। हाँ, बहुत सारे स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं भी है, पर लेजिस्लेटिव असेंबलीज तो हर स्टेट में है। और क्योंकि ये डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल होते हैं, इनके मेंबर्स, इनको हम एमएलए कहते हैं, तो इसीलिए ये अब इलेक्टेड एमएलएस क्या करते हैं? प्रेसिडेंट के इलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इससे लगता है कि प्रेसिडेंट आम नागरिक का चॉइस है, चॉइस ऑफ द नेशन है। समझ गए? नेक्स्ट, व्हाई द सिस्टम ऑफ वन मैन वन वोट, मतलब एक व्यक्ति एक ही वोट देगा, कैन नॉट बी अप्लाइड? जबकि हमारे केस में हमारे देश में क्या होता है, जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। हाँ, इस सिस्टम से क्या करते हैं? वोटिंग करते हैं प्रेसिडेंट के लिए। पर ऐसा तो होता नहीं है हमारे देश में कि वन मैन वन वोट हो। क्यों एक व्यक्ति का एक ही वोट माना जाएगा? ट्रांसफरेबल वोट क्यों माना जाता है हमारे देश में? ऐसा क्यों होता है? तो रीज़न क्या दिया है? क्या हमारे देश की पॉपुलेशन बहुत वैरायटी वाली है, बहुत वेरिएशन वाली है? कुछ स्टेट्स तो बड़े हैं पर वहाँ पे पॉपुलेशन कम है, या कुछ जगह लेजिस्लेटिव असेंबलीज की साइज क्या है? नंबर ऑफ मेंबर्स इन लेजिस्लेटिव असेंबलीज कितने हैं? वैसे मैं यूपी का बता दूं, हमारे यूपी में लेजिस्लेटिव असेंबलीज में 490 मेंबर। हाँ भाई, सबसे बड़ी असेंबली हमारे पास है। तो ये दोनों ही रीज़न है, एक्चुअली ये दोनों ही रीज़न सही है, जिसकी वजह से क्या किया गया है? वन मैन वन वोट नहीं रखा गया है। इससे क्या हो जाएगा? किसी एक व्यक्ति को प्रॉपरली अपॉइंटमेंट में, प्रेसिडेंट के अपॉइंटमेंट में पूरा वोट नहीं मिल पाएगा। ठीक है, इसीलिए ऐसा कहा गया है। नेक्स्ट, डायरेक्ट इलेक्शन फॉर प्रेसिडेंट इज नॉट फीजिबल, मतलब डायरेक्ट इलेक्शन प्रेसिडेंट का करना संभव नहीं है। फीजिबल मतलब होता है ऐसा करना आसान नहीं है, संभव नहीं है। हाँ भाई, पूरे देश के लोग जितने भी 18 ईयर्स एंड अबव के लोग हैं, सबके पास वोटर कार्ड बना हुआ है, सब वोटिंग कर दे प्रेसिडेंट की, क्या दिक्कत है? नहीं, इतना आसान नहीं है एक व्यक्ति को चुनने के लिए। क्यों? कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इतना सारा काम करना पड़ेगा, इतना टाइम, इतना एक्सपेंडिचर लग जाएगा। जरा इमेजिन करिए एक व्यक्ति को चुनने में। और अगर डायरेक्टली इलेक्ट कर भी देंगे प्रेसिडेंट को, तो वो प्रेसिडेंट फिर कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉमिनल हेड कैसे कहलाएगा? तो वो इलेक्टेड हेड कहलाएगा ना, तब उसका नाम कॉन्स्टिट्यूशनल हेड क्यों होगा? ये भी लॉजिक है। और तीसरा, इट वुड बी डिफिकल्ट टू प्रोवाइड इलेक्टरल मशीनरी फॉर इलेक्शन। इतनी बड़ी मशीनरी, हाँ, इतने सारे इलेक्शन कराने के लिए जो इंचार्जेस चाहिए, ऑफिसर्स चाहिए। हाँ भाई, इलेक्शन कोई एक आदमी नहीं करा रहा है, हजारों लाखों पुलिस फोर्स लगी हुई है, इलेक्शन के ड्यूटीज़ के ऑफिसर्स लगे हुए हैं। कहाँ से लाओगे इतने लोग एक साथ इलेक्शन करना? इसीलिए पॉसिबल नहीं है। तो जवाब है
ऑल ऑफ दी अबव। हाँ, आपने भी यही सोचा था इसका आंसर। क्या कहते हैं? ऑप्शन डी। तो इसीलिए हमारे देश में इलेक्शन जो प्रेसिडेंट जो होता है वो डायरेक्ट नहीं होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। आइए, व्हाट कैन बी द कॉन्सिक्वेंस इफ द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड डायरेक्टली? सोचिए, इमेजिन करिए कि हमने सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम न फॉलो करके वन मैन वन वोट, हम कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, कहते हैं ना हर 18 साल का व्यक्ति वोट दे सकता है। सोचिए अगर डायरेक्टली ही लोग इलेक्ट कर देते प्रेसिडेंट को तो क्या होता? क्या होता? प्रेसिडेंट जो चुना जाता वो दुश्मन बन जाता काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, क्योंकि जो मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट से हाँ वोटिंग करके कंपैरिजन तुलना करते अपनी, तो वहाँ पे उनके बीच में एनिमिटी पैदा हो जाती। हाँ, क्योंकि वो भी इलेक्शन में लड़ा है, ये भी इलेक्शन लड़ रहे हैं काउंसिल ऑफ इलेक्शंस। और क्या समस्या है? इट वुड बी अगेंस्ट द पार्लियामेंट्री सिस्टम इफ ही इज इलेक्टेड डायरेक्टली एंड नॉट गिवन एनी रियल पावर। और समस्या क्या है? डायरेक्ट इलेक्ट भी हुआ, लोगों ने चुना भी अगर प्रेसिडेंट को, और उसके पास पावर भी नहीं है। पावर तो सारा प्राइम मिनिस्टर के पास है, कैबिनेट के पास है। क्या कहते हैं? तो ये दोनों ही पॉइंट अगेन सही लग रहे हैं। तो प्रेसिडेंट को इसीलिए क्या किया गया है, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं किया जा रहा है। समझ गए? दैट इज वाई प्रेसिडेंट इज नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली। समझ गए ना? वरना ये प्रॉब्लम्स आएंगी। और क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट? भारत के प्रेसिडेंट को ओथ ऑफ ऑफिस, कसम, पद की कसम कौन दिलवाता है? क्या स्पीकर ऑफ द लोकसभा, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या द गवर्नर ऑफ द स्टेट? देखिए इन सब में सबसे बड़ा तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो अगर आपने भी ऑप्शन कहा है सी, यू आर एब्सोल्युटली राइट। हाँ, वैसे एक क्वेश्चन आपके लिए बनता है, नेम द करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हाँ, गूगल करो, सर्च करो, पर कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताओ इस समय हमारे देश का चीफ जस्टिस कौन है। मुझे वेट रहेगा आपके आंसर से। आइए 11th क्वेश्चन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टेक्स ओथ ऑफ ऑफिस। तो प्रेसिडेंट को तो ओथ ऑफ ऑफिस दिला रहा है, कौन दिला रहा है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिला रहा है। तो ओथ ऑफ ऑफिस में क्या ओथ लेता है? ओथ लेता है कि वो अपनी फंक्शंस को करेगा एज ए प्रेसिडेंट। ओथ लेता है कि वो रक्षा करेगा, बचाएगा देश के कॉन्स्टिट्यूशन का, देश के कानून का पालन करवाएगा देश के लोगों को। वो अपने आप को देश की सेवा में लगाएगा, लोगों के वेलबींग में लगाएगा। क्या लगता है? कि मैं एक हिंट फिर से दे दूं, ज़्यादातर क्वेश्चंस जिसमें ऑल ऑफ द अबव लिखा हो या नन ऑफ द अबव लिखा हो, ऐसे क्वेश्चंस में ज़्यादातर आंसर ऑल ऑफ द अबव ही हुआ है। ठीक है, तो अगर आप कह रहे हैं ऑल ऑफ द अबव, तो मैं भी कह रहा हूं ऑल ऑफ द अबव। प्रेसिडेंट इन सब कामों को, यस, इन सब कामों की ओथ लेता है। ठीक है, इन सब कामों की कसम लेता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अथॉरिटी टू सेटल द डिस्प्यूट रिलेटेड टू द इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट? अब प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई व्यक्ति जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़ा हुआ है वो सेटिस्फाइड नहीं है, कहता है नहीं, जो व्यक्ति चुनाव में खड़ा था उसने बेईमानी की है, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, तो वो कहाँ जाएगा? किसके पास जाएगा? क्या वो स्पीकर ऑफ द लोकसभा के पास जाएगा? ना। क्या वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा? जी, एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की एपेक्स लीगल बॉडी है ना? कोई भी सबसे टॉप मोस्ट केस जो है वो डायरेक्टली कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के दोनों के, यस, अगर कोई इलेक्शंस में कोई डिस्प्यूट है तो उसका सेटलमेंट सुप्रीम कोर्ट। द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट कैन बी क्वेश्चनड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। हाँ, मतलब प्रेसिडेंट पर क्वेश्चन उठाया जा सकता है, बट किस ग्राउंड्स पे? क्या हुआ जो आप इलेक्शन के, प्रेसिडेंट के इलेक्शन पे लड़ाई लड़ सकते हैं कि नहीं गलत हुआ? क्या ब्राइबरी के केस में, जिसको हम घूस कहनाते हैं, हाँ, अंडर द टेबल पैसा देना, या अनड्यू इन्फ्लुएंस, अपने पावर का, अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करने पर, या किसी नियम के पालन न होने पे, नॉन कंप्लायंस ऑफ द लॉ पे? अगर आप फिर से कहते हैं ऑल ऑफ द अबव, मैं भी कहता हूँ ऑल ऑफ द अबव। इन सब केसेस पे प्रेसिडेंट के इलेक्शन पर क्वेश्चन हो सकता है। हाँ, इन सब पे क्वेश्चन किया जा सकता है। थैंक गॉड हमारे देश में ऐसा ब्राइबरी अबरी का तो कोई चक्कर नहीं है। हाँ, बहुत गर्व से कह सकते हैं हम लोग।
आगे क्वेश्चंस, व्हाट इज द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ओहो, ये क्वेश्चन तो बहुत इजी हो गया। एब्सोल्युटली राइट, अगर आप कहते हैं 5 ईयर्स तो ऑप्शन नंबर सी। कोई कोई मुझे लगता है पढ़ने की जरूरत नहीं है चॉइसेस को। हाँ, जब आंसर्स मालूम हुआ करें ना, जब आपको श्योरेस्ट आंसर हो तो प्लीज आप ऑप्शन मत पढ़िए, कई बार ऑप्शन देख के भी आप कंफ्यूज हो जाते हैं। चलो अगला क्वेश्चन 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू बी इन्फॉर्म्ड इन केस द प्रेसिडेंट रेंडर्स हिज रेजिग्नेशन? ध्यान से देखिए, प्रेसिडेंट ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया, ठीक है, प्रेसिडेंट रिजाइन करना चाहता है, किसको लिख के देगा रेजिग्नेशन? क्या कहते हैं, स्पीकर को लिख के देगा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को लिख के देगा, वाइस प्रेसिडेंट को देगा, कि प्राइम मिनिस्टर को देगा? अगर आप सोचते हैं कि वो स्पीकर ऑफ द लोकसभा को देगा तो आप गलत हैं। अगर आपने कहा वो प्रेसिडेंट को देगा, एकदम सही जवाब है। प्रेसिडेंट को वो क्या देगा, अपना रेजिग्नेशन देगा। पर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू बी इन्फॉर्म्ड, किसको वो इन्फॉर्म करेगा? गड़बड़ हो गई ना, ये कीवर्ड है। तो इन्फॉर्म में आंसर हो जाएगा स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ठीक है। अगर आपसे पूछा गया था टू हुम द प्रेसिडेंट, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को, टू हुम द प्रेसिडेंट एड्रेसेस हिज रेजिग्नेशन, मतलब अपनी रेजिग्नेशन किसको वो एड्रेस करके लिखता है, तो लिखता है दी वाइस प्रेसिडेंट। तो अगर कीवर्ड होता कि प्रेसिडेंट किसको एड्रेस करके, किसका नाम लिख के लिखता है कि मुझे अपना रेजिग्नेशन देना, भाई स्कूल के टीचर को रिजाइन करना है, चलो मैं पूछ रहा हूँ तुमसे, स्कूल के टीचर को रिजाइन करना है तो किसको लिखेगी? क्लास के मॉनिटर को लिखेगी कि मैं रिजाइन कर रही हूँ? नहीं, स्कूल के टीचर को रिजाइन करना है तो स्कूल के प्रिंसिपल को एड्रेस करके लिखेगी, द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम, आई वॉन्ट टू रिजाइन। समझ गए? तो यहां पर अगर किसको एड्रेस करना है तो अब जवाब होगा वाइस प्रेसिडेंट, पर किसको इन्फॉर्म करना है? स्पीकर को। ऐसा क्यों? क्योंकि स्पीकर लोकसभा का हेड होता है, हाँ, प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, और उसे हाँ रिप्रेजेंट करना है लोकसभा को, इसीलिए, ठीक है, स्पीकर को इंफॉर्मेशन दे दी जाती है। इन्फॉर्म्ड वर्ड है कीवर्ड। इन केस ऑफ डेथ ऑफ द प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट मर जाए अचानक, तो विद इन हाउ मच टाइम द वैकेंसी इज टू बी फिल्ड? इवन मरने और यहाँ तक कि रिटायरमेंट के, यस, रेजिग्नेशन में, रिटायरमेंट नहीं, रेजिग्नेशन में कितना समय के अंदर नया प्रेसिडेंट को अपॉइंट हो जाना चाहिए? तो जवाब बहुत सिंपल है, 6 मंथ। क्यों 6 मंथ? क्यों 2 साल, 4 साल, 3 साल क्यों नहीं? अरे भाई, प्रेसिडेंट का पद कॉन्स्टिट्यूशनल हेड का पद है ना, उसे ढेर सारे पावर्स दिए गए हैं जो कि पार्लियामेंट को चलाने में जरूरी होते हैं। हाँ भाई, सारे बिल्स तभी तो मैच्योर होंगे, तभी तो साइन होने के बाद लॉ बनेंगे, इसीलिए। इन केस ऑफ डेथ ऑफ द प्रेसिडेंट हु ऑफिशिएट्स एज द प्रेसिडेंट, का मतलब है प्रेसिडेंट के डेथ होने के टाइम पर कौन प्रेसिडेंट के रूप में काम करता है, कौन ऑफिशिएट करता है, कौन उसका ऑफिस संभालता है? क्या स्पीकर ऑफ द लोकसभा? नहीं। क्या वाइस प्रेसिडेंट? जी हाँ, एब्सोल्युटली राइट। द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज अ प्रेसिडेंट इन हिज एब्सेंस और डेथ। क्लियर? हाँ, तो जवाब हो जाएगा बी। चलिए आखिरी के कुछ क्वेश्चन। द पावर टू इम्पीच, प्रेसिडेंट को हम अपने पोस्ट से निकालना चाहते हैं, हाँ, तो उसको पावर किसके पास है? क्या स्पीकर निकाल सकता है? नहीं नहीं, स्पीकर के पास इतना पावर नहीं। क्या वाइस प्रेसिडेंट उसको इम्पीच कर सकता है? अरे इम्पीच तो एक प्रोसेस है, इम्पीचमेंट तो एक प्रोसेस है, इतना आसान नहीं है वो प्रोसेस। क्या पार्लियामेंट उसे इम्पीच कर सकती है? और लास्ट में क्या इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट? तो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट तो नहीं, पार्लियामेंट उसे जरूर कर सकती है। पार्लियामेंट के पास पावर है, दैट मीन्स लोकसभा राज्यसभा टुगेदर मिलकर के क्या करेगी? प्रेसिडेंट को इम्पीच कर सकती है। हाँ, वैसे हम बता दें कि हमारे देश में आज तक कोई भी प्रेसिडेंट इम्पीच नहीं हुआ है। नहीं, अमेरिका में हुआ है, इंडिया में नहीं हुआ है। चलो, अ डैश नोटिस, प्रेसिडेंट को निकालने के लिए एक नोटिस देना पड़ता है इम्पीच करने के लिए, है ना, नोटिस देना पड़ता है कि एक रेजोल्यूशन पास होने वाला है उसको इम्पीच करने के लिए। तो कितने दिन का नोटिस देना चाहिए प्रेसिडेंट को?
हाँ, ये नोटिस इसलिए दिया जाता है ताकि प्रेसिडेंट खुद अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाए, हाँ, अपने पॉइंट्स रख पाए। क्या कहते हैं, 10 दिन का नोटिस, 14 दिन का नोटिस, 30 दिन का नोटिस या 20 दिन का नोटिस। नंबर याद कर लीजिए, 14 डेज। दैट मीन्स 2 हफ्ते का नोटिस चाहिए प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए, ठीक है। 14 डेज नोटिस दिया जाता है प्रेसिडेंट को रिमूव कर। आइए लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का। हाँ, हम 20-20 क्वेश्चन की ढेर सारे एमसीक्यूज ला रहे हैं अपने ऐप पे भी। हमने, यस, ऐप का नाम है सर तरुण रूपानी। आप चाहें तो फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और इस पे ढेर सारे एमसीक्यूज हम धीरे धीरे अपलोड कर रहे हैं। अपलोड एमसीक्यूज में आप खुद खेलिए, खुद चेक करिए, देखिए कि आप कितनी हद तक तैयार हैं। रेजोल्यूशन फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट को इम्पीच करना है, 50 मेंबर का क्या चाहिए आपको? नहीं, आपको प्रेसिडेंट को इम्पीच करने के लिए 14 दिन का नोटिस देना है आपको। हाँ, 14 दिन का नोटिस देना है और नोटिस देने के साथ साथ लिस्ट ऑफ चार्जेस बताने होते हैं। हाँ, ये क्या होता है सर कि किस किस चार्ज के बेसिस पे प्रेसिडेंट को हम इम्पीच कर रहे हैं? ब्राइबरी हो सकता है, ट्रेजन हो सकता है, इम्प्यूडेंट बिहेवियर हो सकता है, मॉरल मिसकंडक्ट हो सकता है। हाँ, चार्जेस हो सकते हैं ये। तो लिखा है लिस्ट ऑफ चार्जेस मस्ट बी सपोर्टेड बाय। कितने लोग इस चार्ज का सपोर्ट करते हैं? अगर आप भी सोच रहे हैं 2/3, जो कि कॉमनली आंसर है, आप गलत हैं। 2/3 मेंबर नहीं, नहीं, नहीं। हाँ, मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ। आंसर है 1/4। हाँ, टिपिकल क्वेश्चन था, क्योंकि यहाँ पे कीवर्ड क्या है? लिस्ट ऑफ चार्जेस के लिए कितने लोगों का सपोर्ट चाहिए। हाँ, कितने मेंबर द्वारा पास्ड होना चाहिए, तो आपका जवाब ये होना। देखा, हमने पास्ड नहीं पूछा है, सपोर्टेड पूछा था। तो दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ द सेशन। मुझे लगता है कि आपने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जिसमें कॉमन लैंग्वेज का मिस्टेक होगा, ऐसे मिस्टेक जरूर की होगी, क्योंकि इसमें कुछ स्टेटमेंट्स हैं ऐसे जिसको आपको ध्यान देना है। हाँ, मैं आपकी जानकारी के लिए दे रहा हूँ कि आपको सर तरुण रूपानी ऐप एब्सोल्युटली फ्री मिल रहा है। प्ले स्टोर में जाएं और इवन एप्पल आई स्टोर में जाएं और डाउनलोड करें। मिलते हैं अगले एमसीक्यूज में आपके ही फेवरेट चैनल पे, सर तरुण रूपानी। बाय फ्रॉम नाउ।